आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में और इसमें देखेंगे एक नए अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के ऊपर और यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष मिनिमम 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और 2 अंक के प्रश्न अगर बात करें यहाँ से 3 बनता है, यानी टोटल बात करें यहाँ 16 नंबर प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक लेकर के एक एकांत जगह पे बैठ जाइए ताकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे समझाएं आप अच्छी तरह से इनको समझ पाइएगा और साथ साथ इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा और यह फर्स्ट ये बेसिक क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा क्लास आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो निर्देशांक ज्यामिति है इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो अगर हम बात करें दैनिक जीवन में इसका प्रयोग तो सबसे पहले देखिएगा कहीं भी किसी भी तरह का इमारत बने, चाहे वो पुल हो, चाहे बड़े बिल्डिंग हो, चाहे वो रोड ही क्यों ना हो, वहाँ सबसे पहले देखिएगा कि उनका मैपिंग किया जाता है। उनको कहीं पेपर में या नहीं तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में उनका डिजाइन किया जाता है, तब जाकर के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं। तो वो जो डिजाइन किया जाता है वो किसके सहारे, तो निर्देशांक ज्यामिति के सहारे। हम सभी लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है सबसे पहले वो निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग होता है वो निर्देशांक ज्यामिति का ही होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें बेसिक चीज़ क्या है। तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हुए चलिएगा ठीक उसी प्रकार से आप सीखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको साथ साथ नोट भी करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, अगर बात करें निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी। इसी तरह से अगर बात करें एक खड़ी रेखा ये, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि ये जो सोई हुई रेखा है हम इनको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और अगर बात करें ये उठी हुई जो रेखा है हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं उदर्घ रेखा। क्या कहते हैं, उदर्घ रेखा कहते हैं। आप पहले इनको समझिएगा फिर आप नोट करिएगा। तो जब सोई भी है इनको क्षैतिज कहेंगे, उठी हुई है इनको उदर्घ कहेंगे, उससे उठा हुआ उससे उदर्घ हुआ। 6 से सोना, देखिए यहाँ पे क्या क्षैतिज मतलब सोया हुआ है। जब ये दोनों रेखा आपस में मिलेगी कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार का होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये जब दोनों रेखा आपस में मिलेगी तो कुछ ऐसा होगा। आप खेल के अगर इंटरेस्ट रखते हैं खेल में तो वहाँ भी आप देखते हैं क्रिकेट के जो खेल होते हैं वहाँ भी क्या होता है कि ग्राफ का सहारा लिया जाता है। तो ग्राफ जो बनता है ये क्या है, एक निर्देशांक ज्यामिति है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही रेखा क्या है, तो इनको हम कहते हैं क्या, उदर्घ रेखा कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, आप कहेंगे इनको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा मिलती है इस बिंदु को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है, तो पता है कमेंट में जरूर बताइएगा, कहिएगा। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। कौन सी बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि
ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यानी कि यहाँ से किसी भी पॉइंट की शुरुआत होती है, चाहे आप यहाँ से दाएं और जाएं, चाहे आप यहाँ से बाएं और आए, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से ऊपर भी आप जा सकते हैं, यहीं से आप नीचे भी आ सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब आगे अगर बात करें, यहाँ पे इसको देखिएगा कि ये एक आपका कौन सी रेखा है, कहिएगा ये उदर्ग है, और ये कौन सी है, क्षैतिज है। पहले आप इनको समझिएगा। अब देखिए, इस बिंदु को तो हम मूल बिंदु कहते हैं, लेकिन इनके सबसे ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं और इनके सबसे निचले सिरे को क्या कहते हैं। दाएं भाग का जो सबसे इधर का जो सिरा है दाएं तरफ का, इसको क्या कहते हैं। बाएं तरफ का जो लास्ट सिरा है, इनको क्या कहते हैं। तो इनको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसी का फोटो नीचे बन रहा है, इनको कहेंगे वाई डैश अक्ष कहेंगे। इधर अगर दाएं तरफ कहेंगे, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। बाएं तरफ अगर बात करें, इनको एक्स डैश अक्ष कहते हैं। क्या ये आपको बताइए, क्या ये समझ में आया। अभी समझना नहीं है, ये अभी ऐसे देखना है। यहाँ पे ये है क्या, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु मतलब यहाँ पे x का मान भी क्या होगा, 0, और y का भी मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहीं से सारा पॉइंट शुरू होता है। यहीं से जब ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का क्या होगा, 1 होगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। ऊपर जितना जा सकता है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी आवश्यकता उतना आप ले सकते हैं। इसी का नीचे अगर हम आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आगे हम बताएंगे, सारे चीज बताएंगे। पहले आप यह समझ लीजिए, अगर दाएं ओर चलेंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अगर बाएं ओर चलेंगे, इनको क्या मान लेंगे, मूल बिंदु। ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो ये क्या होता है कि निर्देशांक दिखाने के लिए आपको अक्ष पे मान लिखना पड़ता है। देखिए, आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को। तो वहां आप इस पॉइंट को 0 मानते होंगे। जब दाएं चलते हैं तो 1 2 3 4 5 चलते रहता है, 6 डॉट डॉट अनंत तक। इसी चीज से अगर बाएं चले तो -1 -2 -3 ऐसे करते हुए ये चले आता बाएं। और अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ऊपर ऐसे ऐसे चलता तो वो बढ़ता है कि घटता है। ऊपर जाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा तो प्लस होगा, और नीचे आएंगे तो लंबाई घटेगी तो माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाले सारी दूरियां माइनस में, ऊपर वाले सारी दूरियां प्लस में, दाएं और की सारी दूरियां किस में होगी, प्लस में, बाएं और की सारी दूरियां किस में होगी, प्लस में होगी। लेकिन ये मूल बिंदु का क्या होगा, आप ही बताइए, इसका निर्देशांक क्या होगा, बताइए। तो मूल बिंदु का अगर बात करें मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका 0,0 होगा। क्योंकि यहीं से देखिए x का भी मान जा रहा है, सॉरी y का मान ऊपर, नीचे भी, या 1 नीचे -1 मतलब ये 0 है। x का इधर देखिए +1, इधर -1 मतलब ये 0 है। इसीलिए यहाँ पर x का भी मान 0 और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्या यहाँ तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत है? तो यहाँ जब नहीं है आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हमें कितने मानों की आवश्यकता होती है। अगर बात करें किसी भी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मतलब निर्देश कर रहा, वो भी चीज बताएंगे। अगर बात करें कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक
लिखने के लिखने के लिए हमें हमेशा दो मानों के आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे आप पूछिएगा कि सर ये निर्देशांक होता क्या है और ये दो मान है क्या। जैसे अगर हम बात करें कि मान कर चले यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दिए, यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे आप जो पॉइंट को देख रहे हैं ये पॉइंट एक है, तो इधर से अगर बढ़ेंगे तो ये कौन सा है, वाई अक्ष से बढ़ रहा, और इधर से अगर देखेंगे तो ये क्या जा रहा है, इधर एक्स अक्ष से जा रहा। तो ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर रेखा यहाँ पे मिला हुआ है ये क्या हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। मानकर चलिए यहाँ पे अगर बात करें एक बिंदु P है, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे, कमेंट में बताइएगा कि P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि P बिंदु का निर्देशांक 2,4 होगा। आप कहेंगे सर ये 2,4 क्यों होगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर 2,4 क्यों होगा। तो हम कहेंगे कि देखिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए हमें हमेशा दो मानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा पहले किस मान को लिखेंगे, x के मान को लिखेंगे। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पे, अर्थात बात करें कि निर्देशांक बराबर क्या होगा, निर्देशांक बराबर होता है x, y। यानी कि कहने का मतलब है कि हमेशा निर्देशांक लिखते वक्त पहले किस मान को लिखेंगे, तो हमेशा पहला मान बराबर x होता है, और हमेशा दूसरा मान जो होता है वो क्या होता है, y होता। यानी कि निर्देशांक जब भी लिखेंगे किसी भी बिंदु का हमेशा पहला मान किसका होगा, तो आप कहेंगे पहला मान जो होगा वो किसका होगा, वो होगा x का, और दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। जब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आप भी बनाइएगा डायग्राम। ये एक डायग्राम है, आप समझिएगा। इनको क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, y अक्ष। इनको y डैश अक्ष कहेंगे क्योंकि इसी का फोटो है। इसको कहेंगे x अक्ष कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, x डैश अक्ष कहेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x डैश अक्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। अब देखिए अगर हम बात करें इधर क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, 6, आगे 7, 8, 10 जितना जा सके। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। इधर हो जाए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ये देख रहे सबकी दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये एक तरह का ग्राफ हम खींच लिए हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पे अगर लेके चले कि एक पॉइंट बना लेते हैं, एक बिंदु बना लेते हैं। मान कर चलिए यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, ये जा रहा है इधर जा रहा है, और इधर से ये जा रहा, ये दोनों बिंदु यहाँ मिल गई। यहाँ मान कर चलिए एक R बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। अगर बात करें
इसी तरह से नीचे यहाँ देखिए, इधर से 2 इधर जा रही है और इधर से ये 3 इधर आ रही है, दोनों इस बिंदु पे मिल गया। बताइए इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे P। बताइए P का निर्देशांक क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से अगर बात करें, ऊपर यहाँ पे ऐसे गया, ये इधर से जा रहा है, यहाँ पे मिल गया, इस बिंदु को हम कह देते हैं ये S। बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो आपका यहाँ पे जवाब होना चाहिए कि सर R का जो निर्देशांक होगा ना, पहले हम किसका मान लिखेंगे, X का। तो इसमें X का मान कितना, 4 है। दूसरा मान कौन होगा, Y का मान कितना है, 3 है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि X का जो यहाँ पे R का जो निर्देशांक होगा वो 4,3 होगा। इसी तरह से अगर हम P का निर्देशांक के बारे में बात करें तो पहले हमेशा X का मान कितना है, 3 और Y का मान कितना है, -2 है। -2 मतलब नीचे दिखा रहा। यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ S का निर्देशांक क्या होगा, पहले S x का मान -4 है, y कितना है, 5 है। तो ये हो गया या RSP का निर्देशांक हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या करिएगा, जवाब दीजिएगा। हम यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, नोट करके क्या लिखेंगे, आप जवाब दीजिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आगे अगर बात करें कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसका, बिंदु का, हम इधर लिख देते हैं का निर्देशांक, क्या आप ये बता पाएंगे क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह से अगला बात करें, y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक बताइएगा क्या होगा। तो आपका यहाँ पे कहना होगा कि सर यहाँ देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, मूल बिंदु यही है, तो यहाँ 0,0 होगा, 0,0 होगा। अगर बात करें x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यह x अक्ष कह रहा, यह x अक्ष का निर्देशांक मतलब x अक्ष ये हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो x अक्ष का मान है और निर्देशांक के लिए हमेशा कितने मानों की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे हमेशा 2 मानों की आवश्यकता होती है। या x का मान है लेकिन किसका मान नहीं, y का। और पहले हम लिखते हैं x का मान, यानी कि यहाँ x कोनो भी हो सकता है, x, 0 हो जाएगा। यानी x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और x की जगह कोई ना कोई x का मान होगा। इसी तरह से y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ देखिए y मतलब ये वाला, y का मान दिया हुआ है लेकिन किसका मान नहीं दिया है, x का। तो निर्देशांक लिखते हैं तो उस समय बुआ 2 मानों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे y अक्ष है, कौन नहीं है, x नहीं है, यहाँ 0, y होगा। क्या होगा, 0, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे।
और यहीं पर आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे अब आगे हम चलते हैं। अगर हम आपसे बोले कि क्वेश्चन अगर आपसे कराए तो यहाँ से अगर आप कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन यही करवा देते हैं कि 4,0 किस अक्ष पर स्थित होगा, किस अक्ष पर स्थित होगा। अगर आपसे बोले कि दूसरा प्रश्न ये हो गया, ए पहला, और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। अगर बात करें कि यहाँ पे दे देते हैं आपको 0,-7 किस अक्ष पर स्थित होगा, किस अक्ष पर स्थित होगा, स्थित होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले अगर पहला प्रश्न के ऊपर बात करें कि 4,0 किस अक्ष पर स्थित है, तो ये 4 जो है आप क्या कहेंगे, ये x का मान है, और ये क्या y का मान है। तो y का मान तो 0 है, y तो है नहीं, है कौन, x है, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न दूसरा, 0,-7 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो देखिए ये 0 जो पहला मान x का होता है, और ये -7 किसका, y का है। तो इस कंडीशन में इसका जो सही आंसर होगा ये y अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि पहला, अब देखिए पहला दूसरा प्रश्न हो गया, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लेके चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अगर बात करें 0,0 कहाँ पर स्थित होगा, कहाँ पर स्थित होगा, तो आप कहेंगे कि 0,0 अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा ना, मूल बिंदु पर स्थित होगा। कहाँ पे, मूल बिंदु पर स्थित होगा। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए यस हमें समझ में आया। अब हम चलते हैं कि जो x अक्ष है और जो y अक्ष है इसका और दूसरा नाम, यानी कि हम आगे देखेंगे कोटि और भुज किसको कहते हैं। चलिए इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कोटि और भुज क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में, हम प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और 5 में कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, तो यहाँ अगर हम बात करें कोटि मतलब इनको क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो -3 जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये -3 मतलब ये x अक्ष का मान है ना, x अक्ष का मान है, और ये 5 किसका है, आप कहेंगे ये y अक्ष का मान है, क्योंकि लास्ट में y का लिखा जाता है और फर्स्ट में x का मान लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो x होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, कोटि कहते हैं किसको, y को कहते हैं। तो अगर बात करें आपसे क्या पूछा गया है, कोटिन पूछा गया है ना, तो जब कोटि पूछा गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोटि जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि x अक्ष को नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि x अक्ष को, x अक्ष को भुज भी कहा जाता है।
नोट नंबर दूसरा लिखेंगे, ये पहला हो गया कि वाई अक्ष को वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि भी कहा जाता है, कोटि भी कहा जाता है। तो यहां देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि -3, 5 में कोटि का मान क्या है, तो कोटि मतलब यहाँ पे क्या, -5, यानी कि वाई अक्ष का मान हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज को काटने में तब मजा जब उनको भूज दीजिए, भूज कर एकदम लाल लाल कर दीजिए, तब काटिएगा, बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, उनको भूजेंगे तब जाकर काटेंगे। तो भूज मतलब क्या हो जाएगा, एक्स, कोटि मतलब क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। तो आपसे दो प्रश्न पूछते हैं और जवाब देने का प्रयास करिएगा। आपसे प्रश्न संख्या यहाँ पे हम यहाँ पे 1 करते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2, -7 में भुज का मान ज्ञात करें, भुज का मान ज्ञात करें, क्या आप ये बता पाएंगे? इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा में आपसे पूछे कि 0,5 में कोटि का मान क्या होगा, क्या होगा? बहुत अधिक ये सारा प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो एग्जाम में। अब प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करें, तो यहाँ अगर बात करें कि साइन थीटा कोमा कॉस थीटा में भुज का मान क्या होगा? आपको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बारे में बात करें कि टेन थीटा कोमा सेक थीटा में कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा? आप ये 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ अगर बात करें, सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या कि 2, -7 में भुज का मान क्या होगा। भुज मतलब क्या, पहले भूजेंगे तब जाकर कूटेंगे। तो भुज मतलब हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, एक्स अक्ष का मान पूछ रहा। तो एक्स अक्ष मतलब पहला, तो यहाँ भुज बराबर क्या हो जाएगा, भुज बराबर हो जाएगा 2 आंसर। 0,5 में कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि पहले भूजेंगे तब काटेंगे, तो यहाँ पर कोटि का पूछा, बाद में काटेंगे, मतलब कोटि ये हो जाएगा आपका कितना, 5 आंसर हो जाएगा। कोटि किसको कहते हैं, वाई अक्ष को कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फिर साइन थीटा कोमा कॉस थीटा में भुज का मान क्या है, तो यहाँ भुज का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ भुज का मान साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन थीटा और सेक थीटा में कोटि का मान पूछ रहा है, तो कोटि बाद में काटेंगे, तो यहाँ कोटि जो हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम यहीं तक रहने लेते हैं। इनके बाद नेक्स्ट बेसिक क्लास में हम देखेंगे चतुर्थांश के ऊपर, यानी कि क्वाड्रेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसे पाद भी कहा जाता है। तो अभी हम बेसिक क्लास के ऊपर ही बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे जो भी टॉपिक बताए आज, ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आप सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो डालते रहे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।